नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 जुलाई, जो फटाफट एक खबरें जानेंगे देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीकी की जाँच के लिए भारत आ रही है इजराइल की टीम। जी 30 सेकेंड में होगा टेस्ट, इसके बारे में आपको बताएंगे A to Z क्या कुछ बिग ब्रेकिंग है। इस बीच चीन हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने की हो गया है राजी, जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच कुलभूषण जाधव के मामले में सभी रास्तों को बंद कर रहा है पाकिस्तान, इसके बारे में भी आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। इस बीच असद ओवैसी के एक सांसद ने पीएम के अयोध्या दौरे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि हम भी अयोध्या में करेंगे नमाज अदा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच भोपाल में 24 जुलाई यानी आज से लॉकडाउन लग गया है 4 अगस्त के लिए, तो सब कुछ खबरें राज्य दर राज्य जानेंगे। लेकिन इस बीच बकरीद पर यूपी की योगी सरकार ने क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की और मुस्लिम संगठनों का क्या कहना उस पर, तो सब कुछ जानेंगे। विकास दुबे की पत्नी का बड़ा ऐलान, कहा अगर विकास दुबे हमारे सामने होता तो मैं ही उसको गोली मार देती। आखिर ऐसा क्यों कहा, तो सब कुछ खबरें जाने के। लेकिन उससे बड़ी छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और 12 लाख के आंकड़े पार कर गए। 12,88,130 कन्फर्म केसेज आए हैं पिछले 24 घंटे में। दोस्तों अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है, फिर से पिछले 24 घंटे में 48,000 कन्फर्म केसेज आए हैं और तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहा है। जबकि अच्छी खबर यह है कि 8,17,000 के करीब लोग रिकवर हुए, यानी पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अगर हम बात करें मृतकों की संख्या तो 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 30,600 के करीब लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 9,895 मामले सामने आए, तमिलनाडु में कल 6400 मामले आए हैं, दिल्ली में कल 1,041 मामले आए, तो जबकि टोटल 1,27,000 के आंकड़े हो गए। कर्नाटका में ही कल 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आए तो टोटल 80,000 करीब आंकड़े हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 8,000 करीब मामले आए तो टोटल 7200 के आंकड़े हो गए। इस बीच यूपी में लगभग 2500 से ज़्यादा मामले सामने आए तो टोटल 5800 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि गुजरात में 1,078 मामले सामने आए तो टोटल 5200 के करीब आंकड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में 2400 मामले आए, तेलंगाना में कल 1500 मामले आए, राजस्थान में कल 886 आए, तो बिहार में भी कल 1625 आए हैं, टोटल 31,000 के आंकड़े हो गए। हरियाणा में भी 790 मामले आए, तो असम में भी 1,047 मामले आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 632 मामले सामने, टोटल 25,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। उड़ीसा में 1264, जम्मू कश्मीर में 1708। इस बीच केरला की बात करें तो 1,078 कल ही मामले आए, तो राज्य दर राज्य तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर है, इजराइल। भारत के दोस्त इजराइल ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीकी की जांच के लिए भारत आ रही है इजराइल की टीम। महज 30 सेकंड में होगा कोरोना टेस्ट। दरअसल कोरोना टेस्ट को लेकर देश के कई हिस्सों में सामने आ रही परेशानियों के बीच इजरायली तकनीकी नया कमाल दिखा सकते हैं। इसका टेस्ट भारत में सफल रहा तो कोरोना है या फिर नहीं, इसका महज 30 सेकंड में पता चल जाएगा। इजराइल के वैज्ञानिकों का बड़ा दल भारत में लाखों लोगों पर इन तकनीकी का टेस्ट करेगा और यदि सफल रहा तो यहाँ इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन नई तकनीकी की भारत में टेस्ट होगी उनमें किसी व्यक्ति की आवाज़ से लेकर सांस तक के माध्यम से कोरोना संक्रमण की पहचान शामिल है। हालांकि अभी सरकार के स्तर पर इजरायली टीम के आने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल सरकार के अनुसार आने वाले हफ्तों में इजराइल के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत के साथ अभूतपूर्व एंटी कोरोना सहयोग अभियान चलाने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। 30 सेकंड में कोरोना टेस्टिंग पता चलेगा, तो इजराइल का ये बड़ा ऐलान। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, चीन हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को राजी, प्योंगयांग और गोगरा में लगा रहा है अड़ंगा। दरअसल भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखा जा रहा है। हालांकि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन अब कई इलाकों से पीछे हटने को तो राजी हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में चीन अभी भी अड़ंगा डाल रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में अड़ंगा अभी भी लगा रहा है और फिंगर 4 और 5 पर भी अभी भी बनना चाहता है। कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के संकेत दे दिए। हालांकि चीन की आनाकानी भी देखने को मिली है। पूर्वी लद्दाख में चीन अभी भी अड़ंगा लगा रहा है। चीन प्योंगयांग और गोगरा पीछे नहीं हट रहा है। फिंगर 4 से 5 इलाकों में चीन अभी भी टिका हुआ है और इसी को लेकर लगातार मोदी सरकार
चीन को चेतावनी और चीन पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी रास्तों को बंद कर रहा पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। दरअसल भारत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के सभी कानूनी रास्तों को पाकिस्तान बंद कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले से निपटने में उचित रुख नहीं अपनाया है। भारत इस विषय में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रहा है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि निर्बाध एवं बेरोक-टोक राजनयिक संपर्क और संबद्ध दस्तावेजों के अभाव में एक अंतिम उपाय के तहत भारत ने 18 जुलाई को एक याचिका दायर करने की कोशिश की। श्रीवास्तव ने कहा कि हालांकि हमारे पाकिस्तानी वकील ने सूचना दी कि पावर ऑफ अटॉर्नी और जाधव के मामले से जुड़े सहायक दस्तावेजों के अभाव में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जा सकती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। असद ओवैसी के सांसद ने पीएम के अयोध्या दौरे पर ही सवाल उठा दिए, कहा हम भी अदा करेंगे नमाज। दरअसल AIMIM सांसद इम्तियाज़ जलील ने प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल उठा दिए। सांसद ने कहा कि देश में कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन पीएमओ कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। वहीं हम पास के मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज भी पढ़ेंगे, वो क्या गैर कानूनी होगा? सांसद इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है। हालांकि सरकार त्यौहार पर प्रतिबंध लगा रही है, क्या ये केवल आम लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है? इस तरीके की बातें कह रहे हैं ओवैसी के पार्टी के सांसद। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बॉलीवुड हस्तियों के आईसिस कनेक्शन के दावे पर बोले महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो उसकी तत्काल जांच कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के सनसनीखेज ट्वीट पर अब महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉलीवुड की हस्ती का माफिया पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन निकलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस उस मामले को देखेगी। दरअसल बैजयंत पांडा ने दावा किया है कि ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे साबित हो रहा है कि कई बॉलीवुड हस्तियों के आईसिस और पाकिस्तान से लिंक हैं। हालांकि बैजयंत पांडा ने किसी भी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने देशभक्त बॉलीवुड कलाकारों से अपील की है कि वो ऐसी हस्तियों के साथ काम ना करें जो आईसिस का समर्थन करते हैं। इस तरीके से इशारों में उन्होंने कई लोगों पर निशाना साधा है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में आईसिस के किसके संबंध हो सकते हैं? हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर अब 24 जुलाई से 4 अगस्त तक राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नए आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बेवजह निकलने पर पाबंदी रहेगी। जिले के अंदर और बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बार लॉकडाउन में सरकार ने अपना रुख भी सख्त कर दिया है। साफ निर्देश दिए गए हैं कि जारी लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी, परिवहन सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी में भी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी प्रतिबंध से मुक्ति रहेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बकरीद पर यूपी सरकार की गाइडलाइन से असहज मुस्लिम संगठन। आपको बता दें कि मुसलमानों का खास त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद पर 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यूपी में लेकर महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों ने बकरीद के लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्यों में बकरीद के लिए लॉकडाउन भी पड़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज असमंजस बरकरार की स्थिति है। दरअसल यूपी के डीजीपी हितेश चंद ने बकरीद को लेकर बुधवार को एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा खुले में जानवरों की कुर्बानी करने में और खुले में मांस ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा है कि सांप्रदायिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाए और पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस बार बकरीद का त्यौहार शनिवार को पड़ रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इतने घर बर्बाद हो गए हैं, पता होता तो मैं खुद ही विकास को मार देती गोली। उनकी पत्नी ऋचा का बड़ा बयान। दरअसल एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का पहली बार टीवी पर आई हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऋचा ने अपने पति पर जमकर भड़ास निकाली है। आज तक से बातचीत में ऋचा दुबे ने कहा है कि 17 घर बर्बाद हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद विकास दुबे को गोली मार देती। ऋचा दुबे ने ये बातें कानपुर गोलीकांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को लेकर कही, जिनमें 10 पुलिसकर्मी अब तक शहीद हो चुके हैं। गोलीकांड में मारे गए पुलिसकर्मियों को लेकर ऋचा दुबे ने कहा कि पुलिसकर्मियों की पत्नियों के साथ मेरी संवेदना है। विकास ने गलत किया, विकास के कृत्य पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर ऐसी घटना के बाद विकास दुबे मेरे सामने होता तो मैं उसे गोली मार देती। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। हालांकि आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में अगर आप सुनेंगे तो बेहद ही सातिराना तरीके से ऋचा दुबे अपनी कृत्य को छुपाती हुई नजर आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। फिर हो सकता है टिड्डियों का हमला, कई किलोमीटर तक घिरे आसमान देखने को रहिए तैयार। टिड्डी दल के हमले ने इस साल उत्तर और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में काफ़ी आतंक मचाया। ऐसा पहली बार हुआ जब टिड्डी दल का हमला शहरों में भी हुआ। 31 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई एक एडवाइजरी में कहा गया है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दल मौजूद हैं और बड़ी संख्या में प्रजनन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आने वाले कुछ महीनों में एक बार फिर से टिड्डी दल के हमले की सेकेंड वेव के लिए हमें तैयार रहना होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक है। आपको बता दें कि इस हमले का प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और यूपी में पड़ सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट की कहती है कि इससे पहले टिड्डी दल का बड़ा हमला 1993 में हुआ था या फिर अब होने वाला, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है भारतीय किसानों के लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना संकट में छटनी नहीं करेगी एयर इंडिया, लेकिन अब अन्य भत्तों में 50% तक की कटौती का फैसला। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो अन्य विमान कंपनियों की तरह अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी। एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि उड़ान भरने वाले क्रू मेंबर्स को भुगतान उनकी उड़ान के घंटे के आधार पर ही किया जाएगा। सरकारी विमान कंपनी की तरफ से ये फैसला एक ऐसे समय पर आया है जब एयर इंडिया बोर्ड के अधिकारियों ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ बैठक की है। विमान कंपनी ने कहा है कि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता व किराया भत्ता जैसे भुगतानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया ने कल ट्विटर हैंडल से ये बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, गहलोत के बाद कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा एमपी की निर्वाचित सरकार गिराना घृणित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने खत में पीएम मोदी से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ द्वारा पीएम मोदी को लिखा गया खत भी शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा और जनादेश की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी एक नया ट्रेंड चलाने लगी और अब पीएम मोदी से शिकायत कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की टॉप 15 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज, मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार। दरअसल बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब दुनिया की 50 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल हो गई है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक के कारोबार वाली रिलायंस दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में 48वें पायदान पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में सऊदी अरामको शीर्ष पर है और जिसका कुल मार्केट कैप लगभग 1 करोड़ 70 लाख डॉलर है। इसके बाद एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन इंक और अल्फ़ाबेट शामिल है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें 1 करोड़ 52 लाख के आंकड़े पार कर गए। 1 करोड़ 52 लाख 50 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 6 लाख 23 हज़ार को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 40 लाख 38 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 45 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 22 लाख 31 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 82 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 12 लाख 38 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 30 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि रसिया में भी 7 लाख 95 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो
12,000 13,000 से करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये तेज़ी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दर्शक फिलहाल इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।